गुड मॉर्निंग। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एस्पेक्ट गामा कैमरा के बारे में, और अभी लास्ट पार्ट में ना हम लोग सिर्फ कुछ डायग्राम, टेबल, फिगर्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेबुलेटेड फॉर्म में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन है तो एक तो कंसाइज इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है और उससे कई क्वेश्चंस के हम आंसर कर पाते हैं। ओके, सो एक तो कई क्वेश्चन के आप आंसर कर पाते हो, दूसरा यदि आप टेबुलेटेड इंफॉर्मेशन देते हो या डायग्राम बना रहे हो या आप कोई फिगर बना करके चीजों को इलस्ट्रेट कर रहे हो अपने आंसर शीट में, तो वैसे भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके भी क्लियर होते हैं और एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे को पता है चीजें। एटलीस्ट नहीं भी पता है तो बार बार उसको रिविजिट करते हुए उसको समझ में आ जाता है और कम टाइम लगता है। ओके, सो वही हम लोग कंटिन्यूड रखे हैं अभी भी। So we will be just moving as we are just progressing through our classes. एक क्वेश्चन बनता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिमेटर्स। कोलिमेटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, एक टेबल जो बनाया है वहां पे टाइप दिया। पहला तो है कि किस टाइप का वो कोलिमेटर है, उसका होल का शेप किस तरह का, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। साइज ऑफ होल, वो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेप्टा जो है वो उसका थिकनेस कितना है। लेंथ, सेप्टा का लेंथ जो है वो कितना है। और स्पेशली ये कॉलिमेटर जो है वो पैरेलल होल कॉलिमेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, हाउ इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, अगेन दिस आल्सो कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। कितना परसेंट जो है वो सेप्टल पेनिट्रेशंस होता है और किस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे है कि एलईजीपी का कॉलिमेटर आपने लिया, राइट, तो उसका शेप जो है, होल शेप जो है वो हेक्सागोनल है और जो एनर्जी जो है सो हेक्सागोनल होल है। ये होल का साइज जो है ये 1.40 mm है और सेप्टा जो है, सेप्टा का थिकनेस जो है वो 0.180 mm, लेंथ 24.7 mm है, राइट। कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ? इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद द फॉयल। उसमें जो कॉलिमेटर जो है वो ऐसे आप एक फॉयल ले लोगे, राइट, और फॉयल में आप होल करोगे, एक नेक्स्ट लेयर आएगा फॉयल का, उसके अंदर होल होगा, लेयर बाय, और फिर उसको चिपकाते हैं लोग। इस टाइप की चीजें करते हैं फॉयल में। हाँ, फॉयल मेथड में आएगा, राइट। उसके बाद सेप्टा, कितना परसेंट सेप्टल पेनिट्रेशन हो रहा है। अकाउंट नंबर बस, जो एनर्जी जब 140 keV है तो उस केस में 2.1% इसका पेनिट्रेशन हो रहा है, मतलब सेप्टा को पेनिट्रेट कर रहा है। मतलब इसका 2.1% का मतलब है कि आपका जो फोटोन फोटो पीक में जो आ रहे हैं वो, यदि मान लो कि 100 फोटोन्स आए फोटो पीक में, तो उस 100 में से 2 फोटोन जो है वो पेनिट्रेट करके आए और डिटेक्ट हुए, बेसिकली उसका मतलब यह है, राइट। और ये किस एनर्जी कितनी थी? तो 140 keV की थी। सेंसिटिविटी दूसरा जो है, हर कॉलिमेटर की अपनी सेंसिटिविटी होती है, राइट। और सेंसिटिविटी में देखो क्या है, CPM पर माइक्रोक्यूरी है, मतलब काउंट्स पर मिनट पर माइक्रोक्यूरी। ये एग्जामिनर पूछता है यूनिट स्पेशली। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 277 काउंट्स पर मिनट पर माइक्रोक्यूरी। उसके बाद देखो यहाँ पे सिस्टम रिजोल्यूशन जो है, राइट, सिस्टम का रिजोल्यूशन एट द 0 सेंटीमीटर पे और एट 10 सेंटीमीटर पे, दो डिस्टेंस पे जनरली जो है रिजोल्यूशन जो है हम लोग सिस्टम का
क्वांटिफाई करते हैं और मेंशन करते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में भी 0 सेंटीमीटर, अच्छा हमने 0 सेंटीमीटर 3.9 स्पेशल रेजोल्यूशन था हमारा, लेकिन 10 पे हमारा 8.9 डबल हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल। तो सर ऐसे क्यों? आप पढ़ते नहीं हो ना, आप पहले के सारे वीडियो देख के आओ, कल आना बात करना, ढूंढो है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। ओके, पैसे कैमरा से जब भी दूर जाओगे, तो कल भी पढ़ाया था हमने, स्पेशल रेजोल्यूशन कम होता है, मतलब डिटोरिएट होता है, और नंबर ये बढ़ेगा जब भी, इसका मतलब डिटोरिएशन है डिस्टेंस। ओके, ये एक्सप्रेस होता है FWHM में। ओके, LEHR कॉलीमीटर, राइट, अगेन हेक्सागोनल शेप है, ये अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो होल का साइज क्या हुआ, कम हो गया। आप यहां पे देखो, एक कुछ कॉलीमीटर जो है HPH के हाई परफॉर्मेंस ऐसे करके है, वो राउंड, यहाँ पे होल जो है राउंड शेप में है, बाकी जगह पे होल जो है वो हेक्सागोनल शेप में है। ये देखो जैसे जैसे हाई एनर्जी के कॉलीमीटर आते जाएंगे, ये देखो इसका होल का साइज बढ़ते जा रहा है, राइट। दूसरी चीज, सेप्टा का थिकनेस भी बढ़ेगा। ओके, दूसरा मेथड कास्टिंग का है, ठीक है। उसका एक और भी है, फॉयल में भी ना एक कोरुगेटेड भी बोलते हैं, एक दूसरा जैसे फॉयल में छेद करो, नहीं तो वो कई बार कुछ कॉलीमीटर जो है ना, वो फॉयल को एक डिफरेंट शेप में डाल देते हैं, और शेप करके वैसे ही एक एक करके एक एक लेयर चिपकाते जाते हैं, जैसे आपका फैन बीम कॉलीमीटर में वैसे ही होता है, वो फॉयल से ही होता है। और कास्टिंग में तो एक बना दोगे, राइट, और उसके मोल्ड बने हुए हैं, हाँ समथिंग लाइक दैट। जैसे मान लो कि एक ऑलरेडी कास्ट बना हुआ है, उसमें लेड जो है आप, हाँ जहां जहां पे होल है वो वहां पे दिख जाएगा, बाकी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ऑलरेडी कॉलीमीटर पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीज खत्म हो चुकी है। यहाँ पे इसलिए मैं लेकर के आया टेबल और उसके फॉर्म में, कि कम से कम स्टूडेंट्स को ये पता हो, यदि मेंशन करना हो तो ये कर पाए पॉइंट वाइज, कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलीमीटर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, एक हेडिंग्स। ओके, और बाकी वो यदि 2 लाइन का समराइज लिखना चाहे तो यहां से याद करके कर सकता है, कि हेक्सागोनल यहां से यहां तक का तो सारा का हेक्सागोनल है, यहाँ के बाद जो है राउंड होल है, और थोड़ा ध्यान से देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से बात जो है लिखनी है और किसको नहीं लिखनी है। ओके, कितनी बातें करनी है, तो आपको ध्यान से आप लोगों को देखना है, समझना है, और उसको उसके बाद अपने वर्ड्स में जैसे भी लिखना है आप लिखिए। एग्जामिनर, इट डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आपके आंसर उसके हिसाब से टेलर्ड होने चाहिए। दूसरा चीज, ये भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं डायग्राम इसलिए लेकर के आया हूं कि सारी चीज क्लिनिकली डायग्रामेटिकली हम कॉलीमीटर पढ़ा चुके हैं, कि कौन सा कॉलीमीटर क्या है, कैसे किस टाइप के क्लिनिकल इमेजिंग में उसको यूज करना है, क्यों करना है, हर चीजें एक्सप्लेन करी जा चुकी है। ओनली थिंग इट वाज मिसिंग, शायद हो सकता है कि कई जगह पे मिसिंग भी हो, और हो सकता है कि हमने ऑलरेडी सबके फॉर्मूलाज बताए हों। आप ये सिर्फ, मैं यहाँ पे कोई भी चीज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए है कि आप ये स्लाइड देखिए आराम से, और ये इन फॉर्मूला जो हैं, जैसे ज्योमेट्रिक इफिशियंसी का पैरेलल कॉलीमीटर के लिए क्या होता है, और उसके लिए रिजोल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, राइट। और वो जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज करे गए हैं, जो सिंबल्स है, टर्म्स जो यूज करे हैं, वो सिंबल्स और टर्म्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है, कि लेंथ h क्या है, l क्या है, समथिंग लाइक दिस। हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमें फाइनली फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूला से आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजिली, जो हमने डायग्रामेटिकली और क्लिनिकली ऐसे करके एक्सप्लेन किया है। बाकी आप यदि
पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। वो सारी चीज आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक पैरेलल कॉलीमीटर, दूसरा जो है कन्वर्जिंग कॉलीमीटर के बारे में, तीसरा जो है डाइवर्जिंग कॉलीमीटर के बारे में। अगेन यही तीनों फॉर्मूला है आपके पास, और यहाँ पे ये पिन होल कॉलीमीटर के बारे में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो आप ध्यान से इसको जूम करिए, लिखिए अपने नोटबुक पे, और आप जो भी पीछे के जो लेक्चर जो भी हुआ है, you try to correlate with that, whether it is matching with those things or not. And this is a homework, especially I am repeating it twice thrice, कि this is a homework for all students. किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ, नोटबुक मांग के देख सकता हूँ, राइट, और कभी भी, and this will be considered as a internal marks, और मैं कभी भी एग्जाम ले सकता हूँ, राइट। जब भी आप आओगे कभी बुला के ले सकता हूँ, पहले वीडियो में से देख सकता हूँ, ये हो सकता है कि नेक्स्ट जस्ट एक दिन पहले का भी पूछ सकता हूँ, पीछे का भी मैं पूछ सकता हूँ। सो प्लीज ऑल स्टूडेंट्स शुड बी सिंसियर रिगार्डिंग आवर स्टडीज, ठीक है, क्योंकि हम हर चीजें यहीं पे साइन करा के रखने वाले हैं और डीन को भी भेजने वाले हैं। ऐसा नहीं है, यदि जरूरत पड़ी, मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, तो आई एम गोइंग टू सेंड टू द डीन ऑल्सो। ओके, ठीक है। नाउ ये था कॉलीमीटर के बारे में। नाउ इसमें देखो क्या है, ये एक डायग्राम है एनर्जी रिजोल्यूशन वर्सेस एनर्जी विंडो का, ओके। The energy resolution of a detector system is given by the full width at half maximum of the collected energy spectrum, right? Full width at half maximum of the collected energy spectrum divided by energy of the photopeak times 100%. तीन चीज है। पहला, एनर्जी रिजोल्यूशन, यदि सिस्टम का आप डिटेक्टिंग सिस्टम का डिस्क्राइब करना है तो पहला हमें क्या करना है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम लेना है। मतलब ये फुल विड्थ, ये ए जो है, ये वाला पॉइंट, ये तो पिक है, राइट, इसका हाफ, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, दिस डिस्टेंस हाफ मैप, हाँ, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेकर के ये जो ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, ये डिस्टेंस। हम वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल लेना है, ये डिस्टेंस लेना है बेटे, बस ये लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा लोगे? जैसे मान लो वर्टिकल, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, वर्टिकल लेना हो, नहीं वर्टिकल लाइन लेंगे तो ये वर्टिकल लोगे तो यहाँ से ये भी तो सेम ही रहेगा ना, ये लाइन लो चाहे यहाँ से लो, मतलब कहाँ से कहाँ तक लो, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम कैसे होगा? आप, मैंने मतलब तो बताता कि आप ये वाला लेना। हाँ। अगर हम ये वाला डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, वो तो हाफ नंबर ऑफ इंटरेक्शन में चला जाएगा ना चीज, तो मतलब जो हमें डिस्टेंस चाहिए उसकी एनर्जी पीक की, वो तो सर यहीं पे आएगी ना। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम चाहिए, फुल, ये पहला पीक आ गया, पीक का आधा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। हाँ, ओके। एनर्जी स्पेक्ट्रम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द फोटो पीक। अब फोटो पीक की एनर्जी कितनी है, ये पिक एनर्जी हमें देखना है, ये पिक की एनर्जी, ये वाला लाइन पे, ये राइट, इनटू फिर जाकर के 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज एनर्जी रिजोल्यूशन मिलेगा मुझे। इन द प्लॉट अबव द एनर्जी ऑफ द फोटो पीक जो है वो 140.5 केवी पे है। ये जो फोटो, ये पीक जो आया है 140.5 केवी पे है, राइट। द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ऑफ द एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है ये 13 केवी का डिफरेंस है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, ये डिस्टेंस जो है, यस मुझे पता था। ये देखो, ये एनर्जी, ये लाइन जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको,
ये ग्रीन वाला लाइन, राइट। ये एनर्जी इस पॉइंट से होकर लेफ्ट साइड से गुजर रही है पिक के, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो राइट साइड से जो लाइन गुजर रही है वो दूसरा पॉइंट पे बनेगा। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, और ये एक्सिस किसका है, एनर्जी का है। तो हायर में से माइनस करेंगे तो मुझे इसका विड्थ पता चल जाएगा, तो वही किया यहाँ पे 13 kVA है, ओके। तो उस केस में एनर्जी रिजोल्यूशन जो होएगा वो 9.3 होएगा। 13 डिवाइडेड बाई 140.5 इंटू 100 करके देखो करके आता है। गामा कैमरा जब भी आप एक्विजिशंस करते हो तो हर गामा कैमरा जो है उसमें फैसिलिटी होती है कि उस साइमल्टेनियसली कितने एनर्जी विंडो में इमेजिंग कर सकते हो। एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में भी आता है। जब भी हम लोग फ्लोट करते हैं तो वहां पे लिखते हैं कि 3 एनर्जी विंडो में हम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, या 2 में ही कर सकते हैं। वो सिस्टम का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका अपना फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया कि 3 पल्स हाइट एनालाइजर विंडो यूज किया है, यूज टू फॉर्म 1 इमेज। मतलब ये 3 फोटो पिक विंडो लगा होता है और तीनों से एक इमेज जाकर के बनता है। डाटा तीनों का एक्वायर होगा, इसका भी एक्वायर होगा, इसका भी एक्वायर होगा और इसका भी एक्वायर होगा, और तब जाकर के इमेज बनेगा फाइनली। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जब ये यहाँ की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इसकी कम है, इससे भी कम यहाँ पे है। तो एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा था ना शायद, आज पूछा था एनर्जी करेक्शन, नहीं पूछा आप लोगों से, नहीं पूछा, वैसे ठीक है, क्वेश्चन दूसरा था, ठीक है। तो वो नहीं, एनर्जी करेक्शंस की जरूरत पड़ती है हमें, कि एनर्जी करेक्शंस नहीं करो। कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि व्हाई देयर इज ए नीड फॉर एनर्जी करेक्शंस, यू गॉट इट। उसका डायग्राम करके हमने बताया था, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनर्जी करेक्शंस की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि अलग अलग जब ये एनर्जी बढ़ती है तो उसका पोजीशन जो है ना, जो पोजीशनिंग इवेंट जो है वो उसमें शिफ्ट होता है। वो कैसे होता है उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कल का वीडियो। अब 3 एनर्जी विंडो है, तो ऐसा हो सकता है कि स्पेशल पोजीशन जो है तीनों इमेज में, बॉडी के, तो पेशेंट का जब इमेजिंग कर रहे हो तो आइसोटोप जो है जहां पर भी पड़ा हुआ है वो एक जगह से ही इमिशन हो रहा है, लेकिन उस एक जगह से इमिशन जो है वो तीनों एनर्जी का हो रहा है। तीनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि हर का परसेंटेज अलग अलग होता है, हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक एनर्जी जो है, सपोज करो कि यहाँ पे आपने इसको 3 इमेज बना लेते हैं ऐसा समझने के लिए। एक इमेज ये बनेगा, इससे सेम दूसरा इमेज जो है वो इधर की तरफ बनेगा, सेम उसका, मान लो ऐसे करके साइज सेम ही है इमेज का, ऑल्दो ये डायग्रामेटिकली मैं उतना अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ, राइट, करेक्ट। मतलब एग्जैक्टली उसको कॉपी करना था, बट आप ऐसे अस्यूम कर लो कि सेम है। अब सपोज करो कि एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, यहां से इमिशन हो रहा है, तो यहीं पे इमेज बनेगा। यदि ये लो एनर्जी वाला आ रहा है तो हो सकता है कि ये दूसरी जगह कहीं पॉइंट डाल दे। ये पॉइंट को मान लो कि ये यहां डाल देता है, इससे आ रहा है तो कुछ एनर्जी करेक्शंस का प्रॉब्लम है, और इसको इसने क्या किया कि सपोज करो कि यहां पे डाल दिया पॉइंट, और ये वाला यहां से जब फोटोन हुआ तो इसने यहां पे डाला। मतलब आप ऐसे समझ लो इसको, 3 पॉइंट, तो क्या होगा, एक ही पोजीशन से आ रहा है लेकिन डिफरेंट एनर्जी होने के चलते ये क्या हुआ, ब्रॉड की तरफ हो गया, ये 3 जगह पे पड़ा। जबकि आइडियली इसको होना क्या चाहिए, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। इसको मल्टीपल स्पेशल रजिस्ट्रेशन का एक टेस्ट होता है एस्पेक्ट गामा के, उसमें करते हैं। इसके लिए हम लोग ऐसा आइसोटोप लेते हैं जैसे गैलियम 67 का, या कोई भी ऐसा आइसोटोप लेंगे, राइट, जिसकी मल्टीपल एनर्जी होगी। जैसे मान लो कि आप थैलियम ले सकते हो, थैलियम 201 ले सकते हो, राइट।
अलग अलग एनर्जी वाला लेना है और उसका इमेज जो है एक्वायर करके देखना है कि वो इमेज जो है ऐसा तो ब्लर तो नहीं आ रहा है। एक पॉइंट सोर्स रखोगे, एक पॉइंट सोर्स रखोगे, सिर्फ एक पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स बिल्कुल शार्प होएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो ज्यादा बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है, कोई किसी में कहीं पड़ेगा किसी में, तो उसका साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा क्योंकि वो सेम पोजिशन पे नहीं पड़ रहा है, राइट। मल्टीपल स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वो उसको स्पेशल विंडो ऐसे रजिस्ट्रेशन करके बोलते हैं, MSWR ऐसा करके है। एग्जैक्टली नाम देख लेना आप लोग, लेकिन बेसिक आइडिया जो है वो यही है। तो हर सिस्टम में इस टाइप की कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग विंडो पे हम इमेजिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये जो है, ये सिर्फ डायग्राम ये बता रहा है कि होल बॉडी जो एक्विजिशन जो आप करते हो, राइट, बोथ डिटेक्टर ट्रांसलेट अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द पेशेंट। The vertical position of the lower detector, okay, तो एक तो ये होल बॉडी एक्विजिशंस का पर्टिकुलर ये इमेज है और इसमें ये कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम, दो डिटेक्टर है तो लोअर डिटेक्टर जो है वो तो बेड के साथ में ही आ जाता है, इसको उतना हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि बेड जो होता है जब भी उसी के ऊपर स्लाइड करता है उधर आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा। जो है वो अपर वाला डिटेक्टर को आपको ऊपर और नीचे करने की फैसिलिटी होती है एंड इट कैन बोथ कैन मूव, बोथ द डिटेक्टर कैन मूव इन ए वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से मूव करेगा, राइट, ठीक है। और अपर डिटेक्टर को आपको एडजस्ट करना है कि एज क्लोज एज पॉसिबल उधर जाए। क्यों? क्योंकि एज क्लोज एज पॉसिबल जाने से कल ये भी बताया था वहां पे विथ डायग्रामेटिकली कि कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होता है वंस यू गो क्लोज टू दिस। हमने क्लिनिकल इमेज भी दिखाए थे उसमें बोन स्किन का कि शार्पनेस कैसे इंप्रूव हो जाती है, रेजोल्यूशन कैसे इंप्रूव होता है, राइट। तो आपको बिल्कुल क्लोज रखना है। आजकल जो भी गामा कैमरा जो आते हैं वो उसमें ऑलरेडी इसमें सेंसर्स लगे होते हैं डिटेक्टर के साथ, जिसको बोलते हैं PSD करके, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होता है, राइट। तो प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस जो होता है वो क्या करता है कि जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो डिटेक्टर के मूवमेंट को वो रोक देता है, समझ गए। जैसे मान लो कि वो पेशेंट के क्लोज आ रहे हैं, जैसे बॉडी को टच करने की कोशिश करेगा तो आकर के रुक जाएगा, पहली चीज। दूसरा और क्या होता है, एक तो प्रेशर लगेगा तब जाकर रुकेगा, और दूसरा कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं कि जहां पे दोनों के बीच में ना कुछ लाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं। यदि उस लाइट में आकर के फंसेगा, लेजर लाइट होता है, तो वो वहां पे क्या करेगा, वो उसको मूवमेंट को रोक देगा कि भाई अब इससे आगे नहीं जाना है, राइट। हमारे में सारे में प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस लगा हुआ है, जैसे उसको ये करेगा तो उसके मूवमेंट को रोक देगा। और उसमें सेंसर लगे हुए हैं, उनकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी होती है कि आपको सिर्फ कंटूर ऑन करना है या ऑफ करना है। आप दोनों ही फैसिलिटी होती है, आप जो जिस डिपेंडिंग और योर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट, आइदर यू स्विच ऑफ द कंटूर और स्विच ऑन द कंटूर, ठीक है जी। बस हम इसमें यही बात बताना चाह रहे थे। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमारे पास गामा कैमरास और स्पेक्ट सिस्टम अवेलेबल हैं, जिसमें एक जो है ये ड्यूअल हेड का है, 2 हेड है, राइट। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि एक डिटेक्टर और दूसरे डिटेक्टर जो है वो 180 डिग्री अपोजिट है। एक इस डायरेक्शन में है, राइट, तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। यहाँ पे ये डिटेक्टर जो है वो सिंगल हेड गामा कैमरा है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में है सिंगल हेड गामा कैमरा, हाँ गुड, 48 में है। बाकी जो है हमारे पास सारे ड्यूअल हेड है, यस। अलग अलग जो ड्यूअल हेड गामा कैमरा हैं उसको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग रख सकते हैं। उस ये भी फैसिलिटी होती है कि दोनों डिटेक्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में रखा जा सके। जैसे मान लो कि उसमें था कि 180 डिग्री का कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे ये जो है वो 90 डिग्री पे है, दोनों डिटेक्टर, इसके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है,
ओके, यहाँ पे ये भी दिखा है, ये भी जो है वो 90 डिग्री का है, लेकिन ये 90 डिग्री से कम का है। तो डिफरेंट मोड ऑफ जो होता है वो डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस जो है आप सेट कर सकते हो। और स्पेशली जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो हर कंपनी जो होती है वो उनके मोड फिक्स्ड होते हैं कि ये 90 डिग्री पे होगा या 67 डिग्री पे होगा या 60 डिग्री पे होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। वो हर एंगल अलाउड नहीं होता। इसलिए अलाउड नहीं होता क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस में आप इमेजिंग करोगे, स्पेशली जब आप एक्सपेक्ट करते हो, तो कॉर सेंटर ऑफ रोटेशन का अलाइनमेंट जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद सारा चीज देख लेना आप लोग, राइट। तो कॉर का अलाइनमेंट जो है वो जरूरी होता है। तो हर कॉन्फ़िगरेशंस में, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में हमें कॉर के अलाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके वो रिकंस्ट्रक्शन होएगा प्रॉपर। तो ये एक जब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है और जो रूटीन और पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एस्पेक्ट गामा कैमरा, यह सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबली पता नहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, टाइम शायद नहीं मिला होगा तो नहीं देखा हो। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। चलो कम से कम टाइम तो निकाला है कुछ ना कुछ। हाँ, ओवरव्यू तो मुझे भी पता है, ओवरव्यू तो ऐसे भी हो जाता है ना। नहीं ठीक है, गुड, राइट। तो वो चीजें भी हमने डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, रीइटरेट करना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशंस में भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि रिकॉन जो होता है क्योंकि डेटा एक्विजिशन जो होगा वो इसी कॉन्फ़िगरेशंस में होगा, 90 डिग्री में होगा या 67 का होगा या जो भी पर्टिकुलर एंगल का कॉन्फ़िगरेशंस होगा। यदि वहां पे मिसमैच होगा कॉर के बीच में तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज याद रखना है कि जब भी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है तो किस किस कॉन्फ़िगरेशंस में वो एस्पेक्ट सिस्टम काम कर सकता है वो भी क्रॉस वेरीफाई करना होता है आपको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में, कि वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उसमें और भी कोई भी आपको पैरामीटर्स, जो क्यूए के पैरामीटर्स जो हैं, जो करके रिकॉर्ड रखने हैं, वो आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए, ओके। क्योंकि वही टाइम है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जिस समय पे कैमरा को आप मना कर सकते हो, नहीं जी मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, लेके जाओ, और उसको लेके जाना पड़ेगा यदि आपके एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं है तो। सो बी श्योर दैट, ओके। चले आगे, वेरी नाइस। ये ट्रिपल हेड डिटेक्टर्स हैं। ऐसे भी आते हैं गामा कैमरा, एस्पेक्ट गामा कैमरा है जिसमें 3 हेड है, एक ये हो गया, दो, ये तो SGPGI में तो था, अभी है या नहीं है, SGPGI में था, SGPGI लखनऊ में था, ये हेड टोम भी बोलते थे इसको। ये 120 डिग्री कॉन्फ़िगरेशंस पे ये है। अभी भी मार्केट में होगा और भी कई जगह पे इंस्टॉल होगा, हमारे यहाँ है। हाँ, हमें 1 से 2 हेड क्यों चाहिए सर? एंटीरियर पोस्टीरियर इंटीरियर हम दोनों में ट्रांसलेट होती है, क्योंकि एमिट तो दोनों तरफ पूरा है, गामा ऐसा तो है नहीं, उसका सीधे वे चला जाएगा, ऊपर ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो क्या फायदा क्या होगा 2 हेड रखेंगे? इफिशिएंसी मतलब सर जो काउंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। कहाँ पे? मतलब इंक्रीज में डिटेक्शन इंक्रीज हो जाएगा काउंट्स। एक ही साथ एक टाइम पे इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों इमेज ले सकते हो, यही ना है? मतलब दो, यदि मान लो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 2 व्यू एक साथ एक्वायर कर सकते हो। सिंगल होता तो एक ही व्यू एक बार एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 व्यू एक साथ एक्वायर करेंगे, 3 एंगल से एक्वायर कर रहे हो ना एक साथ, तो टाइम 1/3 हो जाएगा। ड्यूअल हेड डिटेक्टर होगा तो हाफ हो जाएगा सिंगल से। सिंगल में जितना टाइम लगेगा वो ड्यूअल हेड होगा तो आधे टाइम में उसमें हो जाएगा। यदि मान लो कि 10 आपका 18 मिनट टाइम लगता है एग्जैक्टली ले लो, तो 9 मिनट ड्यूअल हेड में लगेगा और इसमें कितना लगेगा, 6 मिनट लगेगा, राइट। ट्रिपल हेड डिटेक्टर जो होगा उसमें 6 मिनट का टाइम लगेगा। इतना एम्प्लॉयज मतलब होते क्यों नहीं, डुअल हेड ज्यादा पॉपुलर है ना सर फिर भी? कॉस्ट, 3 हेड है तो 3 सारी चीज चाहिए, मतलब क्रिस्टल भी 3 चाहिए, वो भी चाहिए, टाइम जरूर भाई 18 मिनट की जगह पे आपका
6 मिनट में काम हो जाएगा। थ्रूपुट बहुत बढ़िया है, बट अदर भी प्रॉब्लम है, गड़बड़ाएगा। सारे क्यूए भी तीनों के होंगे, वो सारी मैचिंग, सारे कॉल, सब कुछ होंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है कॉस्ट, अदरवाइज फास्टर। और कुछ आगे चलो, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्पेशली, वो पूछता है कि एफओवी, 3 टर्म आएंगे, सीएफओवी आएगा, यूएफओवी आएगा और एक जीएफओवी आएगा, 3। वो हम आपसे क्वेश्चन जो पूछेंगे हम ऐसे ही पूछेंगे जैसे आज आप एग्जाम लेते, कल के बच्चों के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए किसी से कि भाई आप डायग्राम बना करके मुझे दिखाइए कि जीएफओवी, यूएफओवी, सीएफओवी डेमोन्स्ट्रेट करिए, लेके लेबल करिए। ओके, तो देखो ये लेबलिंग देखना है आपको। ये पहला वाला जो है वो जीएफओवी है, पूरा ले लोगे तो जनरल फील्ड ऑफ व्यू आएगा, समझे। यहां के बाद आप कुछ छोड़ रहे हो, राइट, तो ये नीचे वाला जो होगा ये वाला फील्ड ऑफ व्यू, राइट, इसके बाद का। यूएफओवी, ठीक है, और ये होगा सीएफओवी। ओके, ये आ गया आपका सी एफ ओ वी, करेक्ट, और ये हो गया यूएफओवी, यू और ये यहां से लेकर के लास्ट तक ले लीजिए आप, तो ये जीएफओवी हो जाएगा। अब ऐसे तो आप लेबल कर देंगे, लेकिन हम उसके बाद भी रुकने वाले नहीं हैं आप, राइट। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए, यूजफुल फील्ड ये ना, ये 5% छोड़ते हैं जीएफओवी से इधर की तरफ, 2.5 इधर छूटेगा, 2.5 इधर छूटेगा, 2.5 ऊपर इधर करके, राइट। तो आपका एक्चुअली 95% जो होगा ऑफ जीएफओवी जो होगा वो यूएफओवी बन जाएगा, समझ गए। और यूएफओवी का 75% सीएफओवी होता है, समझ गए। ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये टर्म आएगा जब भी आप क्यूए करोगे, जो लोग भी पढ़ाएंगे और बताएंगे तो, ठीक है जी। आगे चलो, क्लियर, बहुत बढ़िया। सर ये हम चीज ट्यूमर में भी तो करते हैं, ये ट्यूमर का वो जब डोज हम करते वो हैं, तो उसकी बात है, वो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है अभी। हमारे यहाँ से बस इस गामा कैमरा से रिलेटेड इतना ही काम है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं जो यूनिफॉर्मिटी, जब इंटीग्रल नॉन यूनिफॉर्मिटी जब कैलकुलेट करते हैं कि इंटीग्रल, कुछ लोग बोलते हैं इंटीग्रल नॉन यूनिफॉर्मिटी, इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, आईयू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला जानना है आपको, याद रखना है। एक तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं नेमा का, ये मैं नहीं रिपीट करने वाला हूं। अदर कई जगह पे यू आई प्लस भी लिखा होता है और कई जगह पे यू आई माइनस भी लिखा होता है। इसी चीज को 2 पार्ट में लोग कर देते हैं, मेंशन करते हैं किसी जगह, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, इंटीग्रल इनफिनिटी में सेंट्रल जो काउंट, मैक्सिमम काउंट जो था माइनस मिनिमम काउंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम काउंट प्लस मिनिमम काउंट, ये इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी थी, राइट। यूएफओवी का होगा तो यूएफओवी के एरिया में, सीएफओवी होगा तो सीएफओवी के एरिया में, जो मैक्सिमम काउंट जो मिलेगा और मिनिमम काउंट मिलेगा उसको यूज करके करेंगे। लेकिन यू प्लस होगा तो उसके इसमें 100 इंटू सी मैक्स माइनस सी मिनिमम डिवाइडेड बाई सी, क्या लिखा है, मिनिमम, एम लिखा है, हाँ सी मिनिमम, राइट। और यहाँ पे सी मैक्स इसमें इस फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है, सभी तो सेम फॉर्मूला है, सेम है सर। नहीं, ये मिनिमम होगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वेयर द फॉलोइंग पिक्सेल्स आर इन द कैलकुलेटर, सी मैक्स जो है
वो तो मिनिमम हो गया, सी मिनिमम और सी मीन है, ये मीन है, ये मिनिमम माइनस हो रहा है, बस ये मिनिमम होगा, ठीक है। देखो दो चीजें यहाँ पे क्या दिखा है, एक दिखा है कि यू प्लस है तो मैक्सिमम माइनस मीन डिवाइडेड बाय मीन हो गया, और यहाँ पे मिनिमम माइनस मीन डिवाइडेड बाय मीन होगा, ओके। इसको मॉड ले लेंगे तो निगेटिव साइन हट जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये गड़बड़ यहीं पे है बस, ये इसमें सी मैक्स की जगह ये सी मैक्स नहीं हो करके यहाँ पे इसको क्या समझना है, सी मिनिमम समझना है। इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। और सीएम जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है सीएम। उसी तरह से डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करते हैं, ये भी फॉर्मूला वैसा ही है जैसे इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी का था, लेकिन यहाँ पे कंटिगुअस 5 पिक्सेल्स लेते हैं और 5 पिक्सेल्स के जो 5 पिक्सेल्स जो होता है उसमें जाकर के हाई लो डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम को हाई यहाँ पे बोल रहे हैं और मिनिमम को लो बोल रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जाके पढ़ो पूरा अच्छे से, एक एक स्टेप्स पूरा एक्सेल सीट में कैलकुलेट करके ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी जो है समझाया हुआ है। समटाइम्स आई मे बी गोइंग टू आस्क यहाँ पे करके दिखाओ विथ एग्जाम्पल, ठीक है। इट्स नॉट ओनली यू, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम देखो, जो नहीं देख रहा है उसको ऐसे भी नहीं पता होगा कि हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, करेक्ट ना। सो डोंट टेल these instructions you don't tell if somebody is, ठीक है एग्जाम के बारे में बता दो ताकि थोड़ा सा अलर्टनेस रहे लोगों के बीच में, जिसको पढ़ के आना होगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, वैसे भी नहीं पढ़ेगा। और ऐसा कौन सा गारंटी है कि मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आज पढ़ाया था, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ओके। सो यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी समटाइम्स इट इज गिवन बाय दिस वे आल्सो, ये भी फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हमने नहीं बताया था। यहाँ पे सी हाई काउंट हाई प्लस काउंट लो लिखा है, यहाँ पे लो वाला हटा दिया, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इसमें सिर्फ हाई रखा है, मतलब जनरली मिनिमम काउंट 0 होता है इसलिए कुछ लोग वो हटा भी देते हैं, तो ये भी फॉर्मूला कुछ लोग यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है कई बार लोग जो यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड जो है ये भी यूज करते हैं, COV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस भी मेंशन करते हैं, व्हिच इज 100 इंटू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय काउंट उसका मीन, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है जी, बढ़िया, अभी तक सही है, यस सर, गुड। नाउ दिस डायग्राम ये क्या क्या इंडिकेट करता है, लाइन सोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ गामा कैमरा कैन बी एप्रिशिएटेड बाय इमेजिंग ए लाइन सोर्स whose diameter is much smaller than the special resolution of the gamma camera। देखो कई बार जो एग्जामिनर जो है वो यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये देखो यहाँ पे बोला कि इट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय लाइन सोर्स whose diameter is smaller than the special resolution of the gamma camera। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं जब कोई लाइन सोर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन का वो एक्सपेरिमेंट करके लाता है एग्जाम में, जनरली लोग बार फैंटम से करके लाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बार फैंटम से तुम करके लाए हो, इसका रेजोल्यूशन क्या है, आप कैसे कैलकुलेट किया वो बता दो, वो अपना बताता है। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ अदर वीडियो में, ये सारे काम कर चुका हूँ मैं, फिर यहाँ पे रीइटरेट कर रहा हूँ चीजों को, आप उसको जाकर के सुनिए, ढूंढिए उसमें, वो जवाब देता है कि ऐसे करके कैलकुलेट होता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि इज देयर एनी मेथड, और भी कोई तरीका है जिससे हम स्पेशल रेजोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वो आता है पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स पे, तब उसको पकड़ते हैं कि लाइन सोर्स जो बनाओगे उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है, कितना थिक होना चाहिए,
क्या अपने डिपार्टमेंट में बना सकते हो, क्या आपके पास चीजें अवेलेबल है, दिस आर जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइन सोर्स जो बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए, डायमीटर जो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन जो गामा कैमरा है उससे कम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पे आरएसओ में फेल और पास भी करते हैं लोगों को, बच्चों को, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कई बार जो वहां पे जो एग्जामिनर जो होता है वो एक आदमी नहीं होता, उसमें कई लोग होते हैं। सो दे वांट टू नो स्पेसिफिकली कि आप पर्टिकुलरली इस चीज को समझते हो नहीं समझते हो, ताकि रियल लाइफ में आप उसको यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नहीं तो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठी हुई है बात है। इतने सारे इंडिया से कंप्लेंट्स गए हैं कि उनको लगता है कि लोग पढ़ाते नहीं है और पढ़ते नहीं है, बच्चे सिर्फ पास कर दिया जाता है। यू गॉट इट? सो वेरी क्लियर है उनके दिमाग में बैठा हुआ कि काम लोग करवाते हैं और पास कर देते हैं। ये AERB के वर्जन है और पूरे इंडिया में सो कॉज नोटिस है जहां जहां कोर्सेज चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आरएसओ एग्जाम में टिपिकली दे आर वेरी टिपिकल अबाउट दैट। और जो उनका ग्रुप का जो मीटिंग होता है, एक आदमी नहीं होता उसमें, 6-7-10 लोग, 6-7 लोग होते हैं और सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और अपने अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सो दे वांट टू जज कि भाई आप लोग को रियली में सब्जेक्ट की समझ है भी कि नहीं है। ओके, जब भी आप लाइन सोर्स इमेज करेंगे तो वो हमेशा ब्लर्ड दिखता है। इमेज कैसा दिखता है? इमेज अपीयर्स एज ए ब्लर्ड लाइन। ब्लर्ड लाइन मतलब देखो सेंटर वाला लाइन देख रहे हो, बिल्कुल फिर भी क्या है, बिल्कुल शार्प दिख रहा है, लेकिन इधर की तरफ दोनों ही साइड में यदि चलो तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। देख रहे हो, इधर की तरफ चलो तब भी धीरे धीरे इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है, इधर की तरफ इस लाइन से चलोगे तब भी इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है। और ये डायग्राम यही लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, राइट? यहाँ पे मैक्सिमम काउंट मिल रहा है और जैसे जैसे ये पेरिफेरी की तरफ जा रहा है तो ये कम होता जा रहा है, राइट? सो इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वैसे ही होता है। जब भी अब काउंट प्रोफाइल जो भी मिलता है मुझे, इसी काउंट प्रोफाइल से मुझे FWHM रिपोर्ट करना पड़ता है। और दो वैल्यूज जब भी लाइन सोर्स आप यूज करोगे तो हमेशा दो वैल्यूज आपको मेंशन करनी पड़ती है। यस, मतलब एक तो पिक के हाफ पे और पिक के 10th पे दोनों ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्यों दोनों रिप्रेजेंट करना पड़ता है? ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो पढ़ लेना कहीं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि आगे दिख जाए तो फिर दोबारा आंसर ही दिख जाए, राइट? ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजेक्शन ऑफ काउंट्स एट हाई काउंट रेट। क्या दिखा है? रिजेक्शन ऑफ काउंट्स एट हाई काउंट रेट, 2 photon interactions occurring almost simultaneously will appear as a single interaction of high energy। ठीक बात है कि भाई दो फोटोन जो है, मान लो 140 keV का है और एक्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों ही आ गए, तो दोनों ही एनर्जी जब डिपॉजिट होगी क्रिस्टल में तो जो लाइट जो निकलेगा वो 280 keV के बराबर जितने फोटोन निकलने चाहिए उतने का निकलेगा लाइट। तो वो एनर्जी जो होगी वो उसके दोनों एनर्जी को जोड़ करके अपीयर होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पिक था एक्चुअली, तो उसका पिक जो होगा वो इसके जस्ट, यदि 140 का है तो 140 और प्लस कर दो तो यहाँ पे जाकर के वो आएगा। ओके, दिस विल बी आउट ऑफ द पल्साइट एनालाइजर विंडो, shown shaded and will be rejected। क्या? Rejection of count at high rate, 2 photon interacting simultaneously will appear as a single at high energy। This will be out with pulsite analyzer window, मतलब ये shown shaded and will be reject, गलत लगा दिया, यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल हो ही नहीं सकता। जब एनर्जी होगी तो यहाँ पे डबल होगी। थोड़ा इसमें डायग्राम में गड़बड़ है, मतलब ये एरिया ये रिजेक्ट होएगा। ओके, दिस वन विल बी रिजेक्टेड।
देयर इज प्रॉब्लम विद दिस डायग्राम। ठीक है जी। इधर की तरफ एनर्जी है, ठीक है, इधर की तरफ काउंट है। तो नेचुरली ना, मान लो कि यदि आप 140 का ये रखोगे तो एक 140 का पीक इधर आएगा और दोनों जोड़ के आएगा तो इधर ही तो आएगा, तो ये रिजेक्ट होएगा। नहीं कि फोटो पिक, वैसे फोटो पिक तो आप यहीं पे लगाओगे तो वो तो उसके विंडो में आएगा नहीं दोनों फोटो, इसलिए वो दोनों फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया भाई, कुछ आ गए आप लोग, सही है। आगे चले। ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है? द काउंटरेट नॉन लिनियरिटी। ये क्या बता रहा है? काउंटरेट की नॉन लिनियरिटी बता रहा है। द ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द फोटोन इंटरेक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड। ऑर्डिनेट ये होता है वाई एक्सिस, तो ये जो है काउंट कितने रिकॉर्ड हुए उधर की बात कर रहा है, राइट। एंड एब्सिसा रिप्रेजेंट्स द फोटोन इंटरेक्शंस दैट एक्चुअली अकर्स। इतने इंटरेक्शंस हुए इधर की तरफ दिखा रहा है, कितने हुए और इधर कितने रिकॉर्ड हुए, बेसिकली कितने को हम ऑब्जर्व कर पाए, एक्चुअली इतने इंटरेक्ट हुए, इतने को ऑब्जर्व कर पाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे काउंट रेट बढ़ रहा है तो क्या ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो ये लीनियरिटी से ये लॉस, अदरवाइज होना क्या चाहिए था? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था कि जितना काउंट फॉल हुआ उतना ही हमने देखा भी। एब्जॉर्प्शन नहीं, ऑब्जर्व करना, देखना, मतलब हमने कितना काउंट देखा। आप कोई भी एक्टिविटी रखोगे तो काउंट डिस्प्ले होएगा ना, और आपको पता है कि कितने इमिशंस हो रहे हैं, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। तो हाउ मच यू हैव सीन, मतलब बेसिकली इन अदर वर्ड इट हाउ मच इट हैज बीन इंटरेक्टेड, जिसको तुम मान सकते हो कि ठीक है ऑब्जर्व हुआ। लेकिन एब्जॉर्प्शन हम इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि स्कैटरिंग भी है, बाकी भी टर्म्स आते हैं। ओके, सो इट इज नॉट ओनली एब्जॉर्प्शन। ओके, एज द काउंट रेट, यही बोल रहा है, रिप्रेजेंट द व्हाट एक्चुअली अकर्स, एज द काउंट रेट इंक्रीजेस मोर फोटोन इंटरेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। तो बाकी जो है जैसे जैसे काउंट बढ़ रहा है तो वो इंटरेक्शन जो है इट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब गामा कैमरा जो है एक टाइम आएगा कि एक्टिविटी ज्यादा होगी और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उतना एक्यूरेटली नहीं दिखा पाएगा। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है थेरेपी में। 5 मिलीक्यूरी 6 मिलीक्यूरी तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता, जो डायग्नोस्टिक में जो होता है वहां कोई लॉस नहीं होता, लेकिन थेरेपी के पेशेंट को दे दिया, राइट, तो वो एक्टिविटी जब भी दिखा हुआ तो वो एक्यूरेटली एक्टिविटी नहीं आता। तो जब भी डोसीमेट्री लो करते हैं, ये क्वांटिफिकेशंस करना पड़ता है कि कितना लॉस हो रहा है, एक्यूरेट कैसे पता करें, दैट इज ए चैलेंजिंग टास्क। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द थेरेपी। ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेयर इट इज रिलेटेड, व्हाई इट इज हैपनिंग। वो तो आप पीछे की चीजें जब जाके पढ़ोगे, दूसरे वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसके रीजंस क्या है। ठीक है जी। बाकी ये क्वेश्चन जो है, ये स्लाइड, इस स्लाइड में आपको हम बोलते हैं कि भाई आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके दिखाइए, टेक्नीशियन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर दीजिए और लेबल करिए ये एक एक पार्ट को कि ये क्या है। तो आपको ये आना चाहिए कि कॉम्पटन एज है, ये कैसे आया, रीजन क्या है आने का, तो स्कैटरिंग है। ये वाला बैक स्कैटर्ड है और लेड एक्सरे पिक यहाँ पे आता है, ये कहाँ से आता है वो आपको बताना पड़ेगा। आयोडीन एस्केप पिक आया, ये कैसे आया वो आपको बताना पड़ेगा, और ये फोटो पिक क्यों आता है। फिर यहाँ पे हमने पेशेंट्स पे दिखाया यहाँ पे कि ये यदि आप पॉइंट सोर्स रखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा आएगा और पेशेंट में ऐसा आएगा। ये क्यों डिफरेंस आता है वो एक्सप्लेन करने की हम बात करेंगे। आप दिमाग लगाइए, सोचिए। गामा रे स्पेक्ट्रम पे स्पेक्ट्रोमेट्री शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हाँ ठीक है। तो यदि नहीं समझ में आता है तो वहां जाइए और वहां से समझने की कोशिश करिए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ओके, दूसरा
इस स्लाइड में ये पूछते हैं सिमेट्रिक विंडो और एसिमेट्रिक विंडो में क्या डिफरेंस है। वो बोलते हैं कि बताओ, खींच के बताओ, डायग्राम बना के बताओ मुझे कि किसको सिमेट्रिक विंडो बोल रहे हो, किसको सिमेट्रिक विंडो बोल रहे हो, उसका क्या मतलब है, इसका क्लिनिकल इमेज पे क्या असर पड़ेगा, राइट। ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछते हैं। यहाँ पे देखो, ये उसमें क्या दिखाया हमने, सिमेट्रिक विंडो में देखा, फोटो पिक देखो, फोटो पिक से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है। एसिमेट्रिक विंडो में फोटो पिक से एक ही तरफ है, दूसरी तरफ तो है ही नहीं कुछ। क्या असर पड़ेगा वो भी चीज यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड है इस डायग्राम में। इसलिए ये डायग्राम ऐसे ही मैंने इकट्ठे ही करे हैं सारे डायग्राम जानबूझ करके कि दिस आर ऑल डायग्राम यू शुड जस्ट हैव ए प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं ये सारे डायग्राम। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो डार्क लाइन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो कॉम्पटन जो आ रहा है स्कैटर फ्रॉम द पेशेंट, मतलब पेशेंट की बॉडी में जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था। कॉम्पटन जो स्कैटरिंग जो आती है पेशेंट की बॉडी से, वो देखो ये फोटो पिक के अंदर जा रही है, राइट। तो जैसे सिमेट्रिक विंडो है तो कुछ पार्ट जो है कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो फोटो पिक में तो जा ही रही है, और यहाँ के केस में जब ये सिमेट्रिक रखा तो हाँ उसको एलिमिनेट कर दिया, समझ गए। तो वो डिसाइड करना चलेगा। ये तो अगेन आ गया आंसर। FWHM 10th क्यों लेते हैं, क्योंकि 10th वाले में हमें सेप्टल पेंट्रेशन का भी असर पता चल जाता है। FTM क्यों लेते हैं, समझ गए। ये डायग्राम में ही था, इसलिए मैं बोला कि उस समय पर आगे देख लेना, लेकिन नहीं दिखेगा तो आंसर हो सकता है कहीं आगे आ जाए। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक FTM ऑल्सो, क्योंकि वो कैरेक्टराइज क्या करेगा कि जो आपने जो भी कुछ मेंशन किया है, राइट, तो जो कॉलीमीटर आपने दिया हमें, उसमें कितना % जो है जो पेंट्रेशन, सेप्टल पेंट्रेशन के चलते जो है हमारा इमेज जो होगा वो डिटेरिएट हो गया, या कितना % जो है सेप्टल पेंट्रेशन हो रहा है, सही है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं ये एज पैकिंग इफेक्ट क्या है, ये ट्यूब का पैटर्न ऐसा क्यों आता है। कोई इमेज, ये क्या करेंगे, जब इमेज दिखा देंगे और बोलेंगे ये हटा देंगे, ये भी हटा दूंगा मैं, राइट, एंड आई विल शो यू द इमेज एंड देन आस्क व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज लाइक दिस, ये क्या है, किस कारण से दिख रहा है, समझ गए। ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये इंट्रिंसिक फ्लड इमेज है, तो आपको बोलना पड़ेगा किस चीज का इमेज है, इंट्रिंसिक फ्लड का इमेज है, गामा कैमरा से लिया हुआ है, विदाउट एनर्जी स्पेशियल और सेंसिटिविटी करेक्शन अप्लाइड किए हुए। यदि हमने एनर्जी स्पेशल या सेंसिटिविटी करेक्शन अप्लाई किया होता तो बिल्कुल ये यूनिफॉर्म इमेज आता। एज पैकिंग इफेक्ट क्यों, आर्टिफैक्ट क्यों आता है, ये आप अदर वीडियोस देख लीजिए, पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कहीं ना कहीं, ये हमको याद है अभी। सो प्लीज गो एंड सी दैट and find it out why the age packing artifact comes. Then thank you. Okay, आज के लिए इतना ही। About I hope you might have enjoyed.